हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इन सभी को जानेंगे भूमिगत सुधार के बारे में, अगर हिंदी में कहा जाए तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो भूमिगत सुधार हैं यानी कि लैंड रिफॉर्म्स हैं, वो इंडिया में स्टार्ट किए गए। देखा गया कि इंडिया में जो आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, तो 1960s में हमने जो है लैंड रिफॉर्म्स को भी स्टार्ट करा, नए रिफॉर्म्स लेकर आए, जहां पर हमने भूमि से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उनको सुधार किया, उनमें चीज़ों को चेंज किया ताकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है और अच्छे से कर पाएँ। तो क्या क्या है देखिए लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, फिर इसके मेजर्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, द पैटर्न ऑफ द एग्रीकल्चर इज ऑलवेज इरेगुलर इंडिया, यानी कि इंडिया में एक तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो इरेगुलरली रहा है, मतलब एक तरीके से नियमित रूप से नहीं रहा, अनियमित रूप से रहा है। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा अगर आप देखें, जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो जमीन को जोतने वाले किसान थे, फार्मर थे आपके पास, और जो पीजेंट्स हैं या जो स्मॉल फार्मर्स हैं आपके पास, वो सफर कर रहे थे लॉट्स ऑफ ड्यू द रेवेन्यू सिस्टम। अब ये जो रेवेन्यू सिस्टम है यानी भू राजस्व प्रणाली आपने सुना होगा, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितने भी जमीन हैं वो और किसी के कब्जे में होती हैं, और जो आपके पास जमींदार होते हैं वो जमींदार किसानों से जब खेती करवाते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वो लगान लेते हैं। तो उस लगान की प्रथा, भू राजस्व प्रणाली, जो पूरी और भी चीजें हैं इनको हम समझेंगे। तो आप महावारी, महलवारी या फिर जमींदारी या रेयतवारी सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, ये सिस्टम वहां पर चलता था, आजादी से पहले की बात हो रही है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, और इनके वजह से देखिए इनके पास जमीनों का कब्जा हुआ करता था, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है यानी कि जमीन का जो बंटवारा है वो बहुत अनियमित हुआ करता था और असमानता होती थी, उसमें अनइक्वल होता था। ठीक है, लैंड होल्डिंग वॉज कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के पास यानी कि इन लोगों के पास हुआ करता था। द मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स बीइंग द एक्सप्लॉइटेड, यानी कि इनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉइटेड होते थे ये। स्ट्रगल ऑफ द क्लास बिटवीन द बोर्गेजीज एंड द proletariat and were new things, and after independence is the pivotal and the needs of the hour of the focus upon land डिस्ट्रीब्यूशन चेक्स, यानी कि देख जब हम आज़ाद हुए तो हमने भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। बेसिकली हमने ध्यान दिया कि फार्मर्स को जो है ज़मीन कैसे दी जाए, तो आपने सुना होगा लीज सिस्टम के बारे में। ठीक है, यानी कि पट्टेदारी आपने हिंदी में आपने सुना होगा। तो लीज सिस्टम में क्या होता है, सबको कुछ जमीन दी जाती है किसानों के पास जिनके पास जमीन नहीं है, और उनको कुछ पट्टे किए जाते हैं, बेसिकली लीज पर दी जाती है। क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि एक जमीन है जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए की। अब किसान, जो छोटा किसान है, वो 10,000 रुपये नहीं दे सकता अचानक से, तो आप उसको ऐसे ना देकर जमीन ऐसे दे सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि इस जमीन पर आप 10 साल तक या 20 साल तक खेती कीजिए, और उस 10,000 की जो अमाउंट है उसको आप 10 या 20 साल में डिवाइड कीजिए। सपोज दैट 20 साल में मैंने कहा, तो 10,000 को 20 से अगर आप डिवाइड देंगे तो हर साल 500 रुपये बन रहा है, तो आप किसान से कहेंगे कि आप हर साल 500 रुपये हमें पे कर दीजिए कीजिए, फिर 20 साल बाद जमीन आपकी हो जाएगी, आपको हमें कोई भी रेंट नहीं देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता था, किसान उस पर खेती भी कर रहा है, उससे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, जो भी खेती से उत्पादन हो रहा है, और जमीन 20 साल बाद उसकी भी हो जाएगी। तो इस तरीके से लीज सिस्टम के द्वारा जो है जमीनें दी गई। तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज के बारे में अगर हम बात करें, जो आइडिया आया वो कम्युनिस्ट कंट्रीज के बैलेंस के स्ट्रक्चर को, लैंड होल्डिंग्स को देखते हुए आया, जहां पर आप बात करते हैं कि जो मैनेजमेंट है लैंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या पॉलिसीज के द्वारा होता था। हम लैंड जो कल्टीवेटर्स हैं यानी कि जो किसान हैं, जो लार्ज कल्टीवेटर्स हैं, उनको हमने ज़्यादा ज़मीनें जो हैं दी, और उसके बीच का जो गैप है उसको हम रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, बिकॉज जो पुअर सेक्टर, जो फार्मर है, उसको हम ज़्यादा ज़मीन देंगे तो वो भी कुछ ना कुछ काम करके अपना एक तरीके से अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है, अपनी मनी की पावर को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो क्या क्या लिए हमने ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर इसमें कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए इसके लिए। ठीक है, और जहां पर आप बात करते हैं, जहां पर जैसे जमींदारी प्रथा थी, रोल ऑफ द ऑपरेशन इंटरमीडियरीज थे, यानी कि आपके पास जो मध्यस्थ हुआ करते थे उनको हटाया गया। मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे, जो आप एक तरीके से साहूकार कह सकते हैं, जो लोगों को ब्याज पर पैसा देते थे फिर उनसे ज्यादा ब्याज वसूला करते थे, उनकी जमीन को भी हड़प लिया जाता था। ठीक है, ट्राइज टू टेक आउट द एडवांटेज लेफ्ट देयर वर्कर विदाउट एनी इंसेंटिव। अब देखिए वर्कर को लेते थे, वही मैंने बंधुआ मजदूर वगैरह आप कह सकते हैं उसे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने किया टू अचीव द
एलिगेटरन आउटकम ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं, कृषिगत जो आपके पास जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें आपको एक अच्छा आउटकम निकालना है, ठीक है। और टू एरिग्रेट द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द डाउन ट्रोन सेक्शन, जो आपके पास एक तरीके से शोषण हो रहा था, जो नीचे तबके के किसान थे उनको आपने रोकने की कोशिश करी। इंप्रूव किया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द रूरल सेक्शन, यानी कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो उनका स्टेटस गिर चुका था उसको ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। फोकस किया गया हमारा प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन किया हमने रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। टू गेन द बैलेंस सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर समान एक तरीके से समृद्धि लाने की कोशिश जो है की गई। अब क्या क्या मेजर्स थे इसकी, मेजर्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के मेजर्स। सबसे पहला है एब्लिगेशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, यानी कि जो मध्यस्थ लोग होते हैं, मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थों का उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन, यानी कि जो मध्यस्थ होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे दलाल टाइप, जिसे आप कैसे हैं आप समझ गए होंगे, तो उनको जो है हमने हटाया। बिकॉज क्या होता है, जो किसान है जब मार्केट में डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, बट जो मध्यस्थ लोग होते हैं वो बोलते हैं हम आपका बेच देंगे, आपको यहाँ से वहाँ लेके नहीं जाना पड़ेगा, वो सभी खर्चा हमारा होगा। तो उस चक्कर में उनसे क्या करते हैं, कुछ कम दाम देते हैं, जो मार्केट में चल रहा होता है वो रियल दाम उन्हें नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे इनको हटाया। जहाँ पर आप बात करते हैं जो फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द कुमारप्पा कमेटी के हिसाब से अगर आप देखें, जो हमें जमींदारी सिस्टम है या जागीरदार सिस्टम है उसको हटा देना चाहिए। ड्यूरिंग 1950-1995 सिनेरियो ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द वेरियस रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि आपने बहुत सारे भू राजस्व प्रणाली को उस वक्त हटाए और जमींदारों को हटाया, इंटरमीडियरीज जो बीच में हैं उन लोगों को हटाया इस रिफॉर्म्स के अंदर, है ना, और सभी पर्सन्स को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया। और जो पर्सन्स या ग्रुप जो पर्सन हैं वहाँ पर एक्चुअल कल्टीवेटर्स हैं उनको सारे के सारे राइट्स दे दिए गए, जो मतलब किसान हैं उनको सारे के सारे राइट्स दे दिए गए, जिनसे उनकी रेवेन्यू पावर जो है बढ़ेगी और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और उन्हें रेवेन्यू अपनी पार्ट मतलब एक तरीके से डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी ज़मींदारों और इन लोगों के बीच में, ठीक है। तो आफ्टर इस मेजर्स आप देखते हैं नियरली 2.5 करोड़ फार्मर्स को जो है बेनिफिट हुआ, और इसकी वजह से डायरेक्ट उनको जो है स्टेट्स में हर अलग अलग तरीके से 61 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है बांटा गया लैंडलेस फार्मर्स को एट द टाइम ऑफ दैट, जो कि मैंने भी आपको बताया था कैसे बांटते हैं। और जो आपके पास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं या वेस्ट लैंड हैं, उनको भी स्टेट के कंट्रोल में कर दिया गया और फिर उनको धीरे धीरे स्मॉल पोर्शन में बांट कर आप जो है फार्मर्स को उनको डिवाइड किया गया, जिससे उन्हें भी जो है खेती मिल सके। और जो पुअर टेनेंट्स थे, यानी कि जो आपके पास गरीब लोग थे, उनको लीज पर दिया गया और उनको कुछ पैसे भी दिए गए जिससे वो खेती करके स्टार्ट कर सकें। टेनेंसी रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। टेनेंसी रिफॉर्म्स बेसिकली जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं उनके रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपने देखा कि भाई हम 3 रिफॉर्म्स लेकर आए। बेसिकली सबसे पहला रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो लगान वसूला जाता था उसके ऊपर भाई एक कंट्रोल लेकर आया जाना एक मेन ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, गिविंग द सिक्योरिटी ऑफ टेनर, मतलब जो भी है आपके पास जो भी जमीन ली जा रही है लीज पर उसको सिक्योरिटी देना। और गारंटिंग द राइट ऑफ द टेनेंट्स टू द ओनरशिप, यानी कि जो आपके पास जमींदार हैं और जो आपके पास जिनकी जमीन है जो खेती कर रहे हैं उसके ऊपर उनको राइट दिया जाए, ठीक है, उनको एक हकदार दिया जाए वहां पर। तो रिफॉर्म्स बिगन हुआ और वहां पर आपने फिक्स कर दिया रेंट को, रेंट इतना दिया जाएगा किसी भी लैंड ओनर्स को, ठीक है। अगर जैसे सपोज दैट मेरे पास कुछ लैंड है और इस लैंड पे मैं किसी ए फार्मर से खेती करवाता हूँ तो मैं उससे कितना लगान वसूल सकता हूँ उसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। जिसके वजह से जो है आपके पास द फिक्सेशन वेयर बिटवीन 1/5 to 1/4 ऑफ द लैंड प्रोड्यूसेस, यानी कि आप बेसिकली क्या करेंगे, अगर आप 5 पार्ट उगा रहे हैं तो उसका 1 पार्ट आप जो है रेंट के तौर पर देंगे, यानी कि 1/पार्ट जो है पार्ट रेंट पे दिया जाएगा और 4th पार्ट जो है किसान अपने पास खुद रखेगा, ठीक है। बट द लैंड रेंट वॉज नॉट सिमिलर इज द एवरी स्टेट, हर स्टेट के लिए अलग अलग रखा गया है। द वन फेलियर ऑफ द टेनेंसी रिफॉर्म्स, द कंट्री कंटिन्यूज द इजेक्शन ऑफ द लेबर्स और शेयर कॉपर्स एंड द वर्कर फ्रॉम द लैंड्स ड्यू टू द वेराइड लैंड प्रोविजंस। अलग अलग तरीके के जो आपने लैंड प्रोविजंस रखे वहां पर लेबर्स ज्यादा रखे जाने लगे, लेबर से काम करवाने लगे और खेती करने, तो रेंट देने का झंझट खत्म हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर की गई। द लेजिस्लेशन मेड अंडर द टेंजेंसी रिफॉर्म्स मेड द
वर्किंग क्लास बट स्टिल, देखिए बहुत सारी वर्किंग क्लास आपकी वहां पर अवेलेबल थी और उनका शोषण करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया। आप एक तरीके से एग्रीकल्चर लेबर वहां पर लगा दिए गए, ना कि उनकी जो जमीन है उनको लगान दिया जाए, है ना, रेंट देने की जगह अब एग्रीकल्चर लेबर उन्होंने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर। तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो हैं उन्होंने इस तरीके से कल्टीवेशन को जारी रखा और उन वर्कर्स को उन्होंने यहाँ पर रखा, उनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं देते थे। जैसे एक्सेप्शन अगर आप कंपलसरी एरिया ऑफ द टेनेंट 2000 की अगर आप बात करें तो 1.25 करोड़ जो है उनको बेनिफिट दिया गया, जिसमें उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए, मतलब उनकी जमीन जो पहले एक तरीके से वो लेबर के तौर पर अपनी जमीन पर काम कर रहे थे, अब उनको उनकी जमीनों को राइट दिया गया, उनको जमीनों को बंटवारा किया गया। द सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, अब देखिए लैंड होल्डिंग्स को सीलिंग किया गया, मीन्स क्या है इसका कि भाई जो जमीन होती है उनके टुकड़ों को जो है बांटा गया अलग अलग टुकड़ों में और उन जमीन को जो है किसानों को बंटवारा किया गया अलग अलग। और तो इस तरीके से ड्यू टू द लॉस ऑफ डिस्पैरिटीज बिटवीन द लैंड ओनरशिप एंड रिफॉर्म्स एनेक्टेड द मेंटेन द मोटिव टू द प्रोवाइड लैंड टू लैंडलेस लेबर एंड वर्कर्स, ठीक है, उनको जमीन दी गई छोटे छोटे भागों में, मैंने वैसे की स्टार्टिंग में बताया था। अंडर द सेकंड 5-year प्लान this provision was providing sealing of the land holding was given and certain limit was set and people should not land more than this limit, और लिमिट सेट की गई और इस लिमिट के बाद से कोई इससे ज्यादा लैंड नहीं ले सकता, जिससे जो जमींदार हैं वो ज्यादा लैंड ओनरशिप पहले लेते थे, अब वो लैंड ओनरशिप उनकी धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लग गई, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात में देखें 1972 में, तो 1972 में हम कुछ और चेंजेस लेकर आए, जहां पर हमने नाउ ट्रमेस फैमिली इसको हमने नाम दिया, जहां पर एंटाइटल लैंड रेदर देन द लैंड होल्डर्स, यानी कि सारा का सारा जमीन जो है लैंड होल्डर्स को दिए गए जो भी उनकी जमीन के हकदार थे। एंड इसके बाद आप जो है सितंबर 2001 की अगर बात करें, टोटल नियरली 74 लाख एकर्स डिक्लेयर फॉर सरप्लस, यानी कि इतना जमीन जो है एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको बांटा गया और 54 लैक्स ऑफ एकड़ लैंड्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट्स, और फिर ये राज्यों में बांटा गया। और जिसकी वजह से जो है आपने मतलब इस तरीके के सीलिंग जब की गई, अलग अलग जमीनों को बांटा गया, तो इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, आलोचना हुई इसकी, है ना, जिसकी वजह से लोग जो है विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो अमॉन्ग फैमिली फ्रेंड्स या ट्रस्ट के बीच में होता था, वो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारी ज़मीन लिमिटेड कर देगी, हम इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते, तो भाई क्यों नहीं रख सकते। तो फिर इसके बाद कुछ और लूप होल्स जो है इन लोगों ने ढूंढे और इसका कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस जो है डिक्लेयर किया गया, और ऐसे पीपल जो है ज़्यादा ज़मीन रखना चाहते थे, उन्होंने लोगों को दूसरे लोगों के नाम, अपनी अलग अलग फैमिलीज़ के मेंबर्स के नाम ज़मीन रखना स्टार्ट किया, बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप एक फैमिली में इतना कर सकते हैं, आपने एक मेंबर के तौर पर डिसाइड किया कि एक ऑनर इतनी ज़मीन का हो सकता है। तो और बहुत सारे लूप होल्स भी वहाँ पर ढूंढ लिए गए थे, ठीक है। अगर आप वॉलेंट्री डोनेशंस की बात करें तो वॉलेंट्री डोनेशन अभी ऊपर आया था, तो एक तरीके से री ओन्ड भूदान गारमेंट मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था, एक योजना आप इसे कह सकते हैं, मूवमेंट आप इसे कह सकते हैं, जो कि स्टार्ट किया गया था लिफ्ट मूवमेंट एंड द इनिशिएटिव बाय विनोबा भावे। विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र के हैं ये, अभी इनकी हम कहानी देखेंगे। ही अडॉप्ट द प्रिंसिपल सिलिब्रेंसी एंड सेल्फलेस services. He was inspired by the Gandhiji and more interested land reforms and his outstanding movement where people started consisting the landless neighbors and donating the them land, यानी कि एक तरीके से उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भाई अपने आसपास जो तुम्हारे पड़ोसी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको थोड़ी सी ज़मीन आप भी दें, और इस तरीके से फेमस होते गए, उन्होंने अपनी ज़मीन को जो है लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। तो आप इस पूरे रिफॉर्म के बारे में पढ़ सकते हैं विनोबा भावे के बारे में। तो विनोबा भावे जो है बोर्न हुए थे सितंबर 11, 1895 में गोडेज मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके बाद इनके जो सोशल रिफॉर्म्स चालू किया, फ्रीडम फाइटर्स आप इन्हें कह सकते हैं, नॉन वायलेंसली तौर पर ये करते थे। अपनी यंग एज में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया, पढ़ा, और इन्होंने गांधी को ज्वाइन किया आश्रम इंदा साबरमती आश्रम में, और फिर इसके बाद ये जो है इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग जगहों पर, और फिर फॉर रिसीव्ड एंड द अवार्ड, इनको अवार्ड किया गया एंडेड इन द दिस डेट में, ठीक है। पढ़ सकते हैं इसके बारे में आप। तो कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग, अब देखिए लैंड होल्डिंग में आपने कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया, मतलब लोगों को जो है, जो पहले लोग जो है अलग अलग, मतलब जो ज़मीन थी उसके टुकड़े कहीं अलग, मतलब इस तरीके से ज़मीन थी, तो ज़मीन को आपने
एक तरीके से स्केटर्ड होती थी, मतलब बिखरी हुई होती थी, और आपके पास फ्रेगमेंटेड होते थे, मतलब छोटी छोटी जोतें हुआ करती थी। तो उनको एक बड़े खेत में कन्वर्ट करना, और उनको जो दूर दूर अलग अलग लैंड है, छोटे छोटे टुकड़े, उन सभी लैंड को एक साथ कंबाइन करना स्टार्ट किया गया, जिससे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा तैयार हो पाया, है ना। और बड़े टुकड़े पर अगर आप खेती करते हैं तो अच्छा रहता है, बजाय छोटे छोटे टुकड़े में आप जमीन को खेती को करें। फिर इसके बाद आपने कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग स्टार्ट की, और कॉर्पोरेटिंग फार्मिंग का मतलब है सभी किसान मिलकर एक साथ जो है खेती करते थे, जहां पर आप देखते थे कि भाई पूरा गांव मिलकर एक खेती करेगा एक साथ, और अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी पैसे की जरूरत होगी तो वहां पर जितने भी लोग होंगे वो एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे, पैसे से संबंधित या फिर बीज से संबंधित, या फिर खेती में किस तरीके से क्या टेक्नोलॉजी कैसे करनी है, किस बीजों को डालना है, वो सभी सहायता जो है की जाती थी। The idea came after the economic reform 1991, and some concept of the consolidation of the land holding was used in the reforms, but in the slightly different manner. Consolidated reforms, people wanted to avoid losing their ownership अपनी लूज करने की सोच रहे थे, मतलब यहाँ पर जब बड़े छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट किया जा रहा था, बट दे हैव scattered land and that the consolidated land area and nearby farmland then came टुगेदर एंड बिग पीस ऑफ लैंड। तो उन्होंने एक साथ एक बड़ा फार्मिंग बनाया, मतलब जैसे मान लेते हैं, मैं कहता हूँ बहुत छोटे छोटे किसानों के अलग अलग इतने सारे लैंड थे, तो उन्होंने सबको एक बड़े लैंड में कन्वर्ट किया, और अगर 5-6 किसान हैं, 10-20 किसान हैं जिनके ये छोटे छोटे खेत थे, तो उन सब ने एक बड़ा खेत बनाकर जो है एक साथ खेती करना स्टार्ट किया और इक्वल प्रॉफिट डिवाइड करना स्टार्ट किया, है ना। असेसमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के बारे में अगर असेसमेंट देखें हम, तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ी आपकी, और धीरे धीरे आप जो सिचुएशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही थी। विद द टाइम ऑफ द आवर कंट्रीज मूविंग टुवर्ड द वेरियस रिसेंट लैंड रिफॉर्म्स, दीज इंक्लूड द डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स एंड क्रिएशन ऑफ लैंड बैंक्स एंड पूलिंग्स। तो धीरे धीरे डिजिटाइजेशन किया आपने लैंड रिकॉर्ड्स का, क्रिएट किया आपने लैंड बैंक्स, जहां पर आप जमीन को देखते थे कि भाई ये इसका टुकड़ा है इतना, यहाँ पर इतनी इतनी जमीन है, लैंड पूलिंग की गई। कंक्लूजन में अगर आप देखें तो सिंस इंडिपेंडेंस द रेगुलेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स रिमेन द की फेनोमेना, सेवरल रिफॉर्म्स लाइक ऑब्लिगेशन ऑफ द इंटरमीडियरीज वाज सक्सेसफुल। आपने मध्यस्थों को, जमींदारी को हटा दिया पूरे तरीके से। प्रोग्रेस स्लो था बट काफी इनफेक्टिव रहा, मतलब सही रहा। Every idea behind these reforms saw advantage, but due to the ignorance of real ground issues, the implementation does not work well. इसके वजह से मतलब कुछ हद तक अच्छा किया, लेकिन ग्राउंड इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से, तह तक इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा जो है ये रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप सभी को जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ये पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं अच्छे से, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है और होपफुली आपको चीज़ें जो है समझ में आई होगी।